नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार में। तो चलिए जानते हैं दिन भर की 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। पर आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में लगे नोटिफिकेशन को ऑन करें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि कर्नाटक में कर्मचारी संघ के हड़ताल के मामले को बढ़ता देख बोम्मई सरकार ने बड़ा फैसला लिए हैं। जी हाँ, बुधवार को कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा कि हमने अंतरिम राहत के रूप में सरकारी कर्मचारियों के लिए 17% वेतन वृद्धि की घोषणा की। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अन्य राज्यों में नई पेंशन योजना, वित्त निहितार्थ और अन्य मुद्दों का अध्ययन करने के लिए अतिरिक्त मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति गठित की जाएगी और फिर एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। जी हाँ, बता दें कि आशंका जताई जा रही कि कर्नाटक सरकार के कर्मचारी आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जा सकते हैं। सरकार और कर्मचारी संघ के बीच कई बैठक हुई थी जिसमें कोई भी नतीजा नहीं निकला था। जी हाँ, सरकारी कर्मचारी 7वें वेतन आयोग की रिपोर्ट को लागू करने, पुरानी पेंशन योजना को वापस करने और कम से कम 40% पेंशन को लागू करने के साथ साथ कई अन्य मांग कर रहे हैं। जी आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में होली के त्योहार से पहले ही बिजली के दाम बढ़ सकते हैं। विद्युत नियामक आयोग में बिजली कंपनियों ने वार्षिक राजस्व, आवश्यकता और टैरिफ दाखिल किया, जिसे मंजूर कर लिया गया है। जी हाँ, यूपी विद्युत नियामक आयोग ने बिजली दरों में 23% तक बढ़ोतरी का प्रस्ताव मंजूर कर लिया है। राज्य में अप्रैल से बिजली की इन दरों पर सुनवाई होगी। बताया जा रहा है कि मई के अंत या जून के पहले सप्ताह में नए दरों के ऐलान कर दिया जाएगा। वहीं बिजली दरों में बढ़ोतरी के प्रस्ताव पर उपभोक्ता परिषद का विरोध कर रहा है। ज्ञात हो कि यूपी में जनवरी में ही बिजली बिल में बढ़ोतरी की कयास शुरू हो गई थी। पहले इसमें 13 से 12% तक बढ़ोतरी का प्रस्ताव था, जिसके बाद बिजली बढ़ाकर 23% किया गया है। जी हाँ, रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में इजाफा कर आम आदमी को बड़ा झटका दिया है। रसोई गैस सिलेंडर के साथ कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में भी इजाफा हुआ है। इससे लोगों पर अब पहले से ज्यादा आर्थिक बोझ पड़ेगा। होली से ठीक पहले रसोई गैस सिलेंडर को लेकर हुए इस निर्णय ने महंगाई की आग भड़का दी है। नई दरें बुधवार से लागू हो गई है। जी हाँ, आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर बिहार में सियासी बिसात बिछाई जाने लगी है। बीजेपी की टॉप लीडरशिप ताबड़तोड़ रैली करके माहौल बनाने में जुटी है, तो नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव की अगुवाई में महागठबंधन भी राजनीतिक ताना बाना बुनने में लग गया है। नीतीश कुमार की वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी ने मंगलवार को 26,18,085.4 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया है, जिसके जरिए मिशन 2024 को साधने का दाव चला है। महागठबंधन ने बजट के जरिए रोजगार, किसान, महिलाओं और जाति जनगणना पर फोकस कर बीजेपी को बिहार में घेरने का एजेंडा सेट करने की कोशिश की है। जी हाँ, महागठबंधन सरकार ने बजट में रोजगार को लेकर बड़ा दाव चला है। वित्त मंत्री ने युवा शक्ति बिहार की शक्ति है का नारा देते हुए कहा कि राज्य में 32% आबादी युवाओं की है। ऐसे में महागठबंधन सरकार ने 10 लाख युवाओं को रोजगार देने की योजना बनाई है। बजट में अलग अलग विभागों में बहाली प्रक्रिया पूरी कर नौकरी दिए जाने का ऐलान किया गया है। सरकार ने शिक्षकों की नियुक्ति, विभिन्न विभागों में रिक्त पदों को भरने के अलावा जी हाँ, पुलिस बल में अतिरिक्त पद सृजित करने की बात कही है। जी हाँ, आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की कैबिनेट में मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन की जगह नए चेहरों की एंट्री होने जा रही है। सौरभ भारद्वाज और अतिशी मरलेना को मंत्री के तौर पर कैबिनेट में शिरकत करने के लिए केजरीवाल दोनों ही विधायकों के नाम उपराज्यपाल को भेज दिए हैं। अतिशी पहली बार मंत्री बनने जा रहे, जबकि सौरभ भारद्वाज की फरवरी 2014 के बाद अब दोबारा से कैबिनेट में वापसी हो रही। ऐसे में सभी के मन में एक ही बात है कि सिसोदिया, सत्येंद्र जैन की जगह मंत्री बनने वाले दोनों नेता कौन है और उनकी क्या ताकत है। जी हाँ, राजनीतिक में आने से पहले सौरभ भारद्वाज एक इंजीनियर थे। राजधानी दिल्ली में 12 दिसंबर 1979 को जन्म हुई थी। सौरभ भारद्वाज ने अपनी पढ़ाई लिखाई दिल्ली से की है। जी हाँ, केजरीवाल ने भले ही सौरभ भारद्वाज को अपनी दूसरी कैबिनेट में जगह नहीं दी थी, लेकिन सौरभ अपने कामों से लगातार सुर्खियों में बने रहे हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि झारखंड के रामगढ़ सीट पर उपचुनाव संपन्न हो चुका है। बीते 27 फरवरी को लोगों ने मतदान कर चुनाव मैदान में उतरे हैं। 18 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला कर दिया। गुरुवार यानी आज 2 मार्च को चुनाव के नतीजे आ जाएंगे और उसके बाद ये स्पष्ट हो जाएगा कि जनता ने किसे अपना जनप्रतिनिधि चुना है, क्योंकि यूपीए की कांग्रेस प्रत्याशी ममता देवी की जेल जाने के बाद से रामगढ़ सीट खाली हो चुकी थी। अब उपचुनाव ने लोगों को एक बार फिर से अपना विधायक चुनने का मौका दिया है।
दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बुधवार को आरोप लगाया कि अडानी समूह को बचाने के लिए भारतीय स्टेट बैंक और भारतीय रिजर्व बैंक को जबरदस्ती निवेश करवाया गया है और आम लोगों की बचत को खतरे में डाला गया। उन्होंने ये सवाल भी किया कि क्या भारतीय जीवन बीमा निगम और आरबीआई को उद्योगपति गौतम अडानी के समूह में निवेश का आदेश दिया गया था और ये आदेश किसने दिया था। जी हां, राहुल गांधी ने अपने वीडियो श्रृंखला मित्रकाल भाग दो आपका पैसा अडानी पर लुटाया के तहत एक वीडियो जारी कर रहा है। एसबीआई देश का सबसे बड़ा बैंक है, क्या अडानी समूह को बचाने के लिए एलआईसी और एसबीआई को आदेश दिया गया। एलआईसी ने खतरों से भरे अडानी समूह में इतना बड़ा निवेश क्यों किया। जब इन बातों से पर्दा उठेगा तो पता चलेगा कि देश का कितना नुकसान हुआ है। ये आपको बता दें कि भारत निर्वाचन आयोग ने सोमवार को कोसी शिक्षक विधान परिषद निर्वाचन की अधिसूचना जारी कर दी है। चुनाव कार्यक्रम के तहत 31 मार्च को मतदान होंगे एवं 5 अप्रैल को मतगणना कराई जाएगी। इस चुनाव में 4 प्रमंडल के 14 जिला के कुल 17,623 मतदाता हैं। इनमें पुरुष मतदाता की संख्या 14,272 एवं महिला मतदाताओं की संख्या 3,351 शामिल है। जी हां, जिला स्तर पर वोटरों की मतदाता सूची का प्रकाशन कर दिया गया है। निवर्तमान विधान परिषद सदस्य डॉक्टर संजीव कुमार सिंह का कार्यकाल 8 मई 2023 को पूरा हो रहा है। चुनाव की अधिसूचना जारी होने के साथ ही निर्वाचन आयोग ने संबंधित सभी जिलों में आदर्श आचार संहिता लागू कर दी गई है। जी हाँ, आपको बता दें कि देश में रोड ट्रांसपोर्ट को डेवलप करने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। इसी के चलते नए हाईवे और एक्सप्रेसवे बनाए जा रहे हैं। नए हाईवे और एक्सप्रेसवे बनने से टोल टैक्स भी बढ़ता जा रहा है। ऐसे में सड़क से सफर करने वाले लोगों की जेब पर दिनों दिन टोल का भी भार बढ़ रहा है। लेकिन अब नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने लोगों को बड़ी राहत दी है। NHAI ने टोल टैक्स की रेट में कटौती का ऐलान किया है। इस कटौती का सीधा फायदा दिल्ली, पंजाब और हरियाणा के लोगों को होगा। जी हां, ये कटौती पानीपत रोहतक नेशनल हाईवे की रूट पर की गई है। NHAI की ओर से जारी की गई सूचना के अनुसार डाहर गांव स्थित प्लाजा पर टोल रेट को कम कर दिया गया है। गौरतलब है कि इस प्लाजा पर 1 अप्रैल 2023 को टोल प्लाजा की दरों में इजाफा किया गया था, लेकिन अब इसे घटा दिया गया है। जी हां, आपको बता दें कि गलवान घाटी में देश के लिए शहीद हुए जवान के पिता के साथ बिहार के वैशाली में हुई पुलिस बर्बरता के मामले में केंद्र सरकार ने नाराजगी जताई है। केंद्रीय रक्षा मंत्री ने इस मामले में हस्तक्षेप करते हुए राज्य के मुख्यमंत्री से बात की है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बुधवार को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को फोन किए हैं। राजनाथ सिंह ने पहले मुख्यमंत्री को जन्मदिन की बधाई दी। इसके बाद उन्होंने शहीद के पिता का मामला उठाया है। जी हाँ, मुख्यमंत्री ने उन्हें जांच कर कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। जी हाँ, मुख्यमंत्री ने मामले में कार्रवाई का आश्वासन दिया है। नीतीश कुमार ने कहा कि डीजीपी खुद इस मामले को देख रहे हैं। जी हां, आपको बता दें कि डीएमके की ओर से विपक्षी एकता को जोर देने की कवायद पर जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री ने फारूक अब्दुल्ला बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि भारत विविधता में एकता का देश है। हम अगर विविधता की रक्षा करेंगे तो हम एकता की रक्षा करेंगे और इसलिए मुझे लगता है कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत को एकजुट करने की कोशिश अच्छी शुरुआत है। मुझे उम्मीद है कि विपक्ष और मजबूत होगा, अन्य नेता भी उसी तरह से सोचेंगे। हमारे पास एक खुशहाल देश है, हम इसे और आगे ले जाएंगे। जी हाँ, विपक्ष के पीएम उम्मीदवार पर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि जब हम सभी एकजुट होंगे और जीतेंगे उस समय तय करेंगे कि इस देश का नेतृत्व करने और एकजुट करने के लिए सबसे अच्छा व्यक्ति कौन है। जब उनसे पूछा गया कि क्या MK स्टालिन पीएम उम्मीदवार हो सकते हैं तो उन्होंने कहा कि क्यों नहीं, वो पीएम क्यों नहीं बन सकते, इसमें गलत क्या है। जी हाँ, आपको बता दें कि देश के ज्यादातर इलाकों में गर्मी की शुरुआत हो चुकी है। कई इलाकों में तापमान 35 से 37 डिग्री के बीच दर्ज किया जा रहा। मौसम विभाग के आंकड़े के अनुसार फरवरी में भारत का औसत अधिकतम मासिक तापमान बढ़कर 29.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो 1901 के बाद का उच्चतम स्तर है। जी हाँ, गर्मी के सीजन को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने गर्मी से जुड़ी बीमारियों को लेकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अलर्ट जारी किया है। जी हाँ, राजेश भूषण ने जो पत्र लिखा उसमें उन्होंने सभी से गर्मी से होने वाली बीमारियों से जुड़े नेशनल एक्शन प्लान में हिस्सा लेने को कहा है। नेशनल एक्शन प्लान के बारे में जानकारी राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की वेबसाइट पर दी गई है। जी हाँ, PDF फॉर्मेट में
ये जानकारी उपलब्ध कराई गई है। साथ ही राजेश भूषण ने सभी राज्यों, संघ राज क्षेत्रों के मुख्य सचिव और प्रशासकों से इस जानकारी को अपने अपने राज्यों के सभी जिलों में पहुंचाने की बात कही। इसी तरह की पल पल के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहे हमारे न्यूज इंडिया के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।